वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और आज आप कक्षा 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 लॉ ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न टू ए फैक्टर। इन दिस पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास वी विल बी लर्न अबाउट द लॉ ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न टू ए फैक्टर। वी continuously provide your all economics notes about the microeconomics, macroeconomics and syllabus information for the CBSE class 12th, Haryana board class 12th and 11th, and these economics notes are in Hindi language class 12th economics notes। जो आज का टॉपिक है वो आपका उत्पादन के नियम, जिसमें दो हैं आपके उत्पादन के नियम, कारक के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल। तो कक्षा 12th में आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ द प्रोडक्शन रिटर्न टू फैक्टर, उत्पादन के कारक के प्रतिफल। आज हम पैमाने के प्रतिफल की बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में सिर्फ कारक के प्रतिफल की बात करेंगे। लॉ ऑफ द प्रोडक्शन रिटर्न टू ए फैक्टर। हम जानते हैं कि उत्पादन फलन के साधनों और उत्पादन की मात्रा में भौतिक संबंध दर्शाता है। अल्पकाल में उत्पादन को बढ़ाने के लिए केवल परिवर्तनशील साधनों का अधिक प्रयोग पर निर्भर किया जा सकता है, जबकि दीर्घकाल में सभी कारकों की मात्रा को घटाया बढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्री ने अपने अध्ययन से यह भी जाना कि अल्पकाल में जब हम उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी एक परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन में वृद्धि एक नियम के अनुसार होने लगती है। इस तरह दीर्घकाल में जब हम सभी कारकों का प्रयोग निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि एक नियम के अनुसार होने लगती है। उत्पादन में नियमानुसार वृद्धि की प्रवृत्ति ही उत्पादन के नियम कहा जाता है। अल्पकाल से संबंधित उत्पादन के नियमों को कारक के प्रतिफल कहा जाता है, जबकि दीर्घकाल से संबंधित नियमों को पैमाने के प्रतिफल के नियम से जाना जाता है। आज हम कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में पहले हम अंतर जान लेते हैं ताकि हमें पता चल सके डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड द रिटर्न टू स्केल। यदि एक उत्पादक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना चाहता है तो वह यह परिवर्तन एक या एक से अधिक साधन या सभी साधनों के कारकों में परिवर्तन करके ही कर सकता है। यदि उत्पादक उत्पादन में परिवर्तन अन्य कारकों को स्थिर रख करके उत्पादन में केवल एक ही कारक द्वारा वृद्धि या कमी करता है, इसके फलस्वरूप उत्पादन के कारकों के मिश्रण का अनुपात बदलता है, तो उत्पादन और उत्पादन के कारकों के इस अनुपातिक संबंध को कारक के प्रतिफल कहा जाता है। इसके विपरीत यदि कारक के उत्पादक सभी कारकों में एक अनुपात में परिवर्तन करता है, अर्थात उत्पादन के सभी कारकों का मिश्रण का अनुपात समान रहता है, तो इस स्थिति में उत्पादन और उत्पादन के कारकों का अनुपातिक संबंध पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। उत्पादन के दो नियम हुए, एक वह कारक के प्रतिफल और दूसरा पैमाने के प्रतिफल। जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में 5 आधारभूत अंतर होते हैं। अंतर जान लेते हैं हम। उत्पादन फलन का प्रकार। कारक के प्रतिफल की यह मान्यता है कि कारकों का अनुपातिक परिवर्तनशील होता है। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल की यह मान्यता है कि कारकों का अनुपात स्थिर रहता है। नंबर 2, परिवर्तनशील कारकों की संख्या। कारक के प्रतिफल उस समय लागू होता है जब केवल एक कारक परिवर्तनशील होता है, बाकी स्थिर रहते हैं। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल उस समय लागू होते हैं जब उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा अंतर, उत्पादन का पैमाना। कारक के प्रतिफल इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के पैमाने में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल इस मान्यता पर आधारित है कि पैमाने में परिवर्तन अवश्य होता है। तीसरा, उत्पादन का पैमाना। कारक के प्रतिफल इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के पैमाने में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत पैमाने के प्रतिफल इस मान्यता पर आधारित है कि पैमाने में परिवर्तन अवश्य होता है। और चौथा है कारक अनुपात। कारक प्रतिफल का नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन के विभिन्न कारकों के मध्य अनुपात परिवर्तन होता है, अर्थात उत्पादन के विभिन्न साधनों का अनुपात बदलता रहता है। इसके विपरीत पैमाने में प्रतिफल का इस मान्य प्रस्ताव किया जाता है कि कारक अनुपात स्थिर रहता है, यानी सभी साधन लगाते हैं उनका स्थिर है। पाँचवा सब जो इम्पोर्टेंट है, समयावधि। कारक के प्रतिफल का अध्ययन सामान्यतः अल्पकाल में किया जाता है, जबकि पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में ही संभव है। साधन या कारक के प्रतिफल। जो कारक के प्रतिफल उनको हम साधन के प्रतिफल भी कह सकते हैं, रिटर्न टू ए फैक्टर। जब उत्पादन के एक साधन को घटाने
या बढ़ाने या अन्य कारकों को शिथिल रखने पर उत्पादन, एक साधन घटा दें या बढ़ा दें और बाकी साधनों को शिथिल रखें तो उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन आएगा उसे साधन या कार्य के प्रतिफल कहते हैं। उदाहरण के लिए अल्पकाल में भूमि की मात्रा शिथिल होती है, हम केवल श्रम की इकाइयों में कमी या वृद्धि करके उत्पादन को बदल सकते हैं। इसे साधन या कार्य के प्रतिफल किया जाता है। कार्य के प्रतिफल की व्याख्या निम्नलिखित ढंग से की जा सकती है। नंबर 1, कार्य के बढ़ती प्रतिफल, कार्य के समान प्रतिफल और कार्य के घटती प्रतिफल, जिनको ह्रासमान प्रतिफल भी कहा जाता है। सबसे पहले कार्य के बढ़ते प्रतिफल का जिक्र करेंगे हम। इंक्रीज रिटर्न टू द फैक्टर। कार्य के बढ़ते प्रतिफल वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, जबकि शिथिल कार्य की एक निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्थिति में परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन बढ़ता जाता है। अन्य शब्दों में सीमांत उत्पादन लागत कम होती जाती है। अब दोनों बातें हम से कह सकते हैं, एक बात कह सकते हैं, सीमांत उत्पादन बढ़ता जाता है, एक उसकी लागत कम होती है। जब कारकों के संयोग में एक कारक के अनुपात बढ़ाया जाता है तब एक सीमा तक उस कारक की सीमांत उत्पादन का वृद्धि होगी। व्याख्या है, कारक के बढ़ते प्रतिफल को एक तालिका द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि ये एक तालिका बनाई हुई है, इस तालिका को ध्यान से देखें। यहाँ भूमि की इकाई वो एक एक ही ली हुई है और श्रम की इकाई हर बार बढ़ाई जा रही है एक एक। यदि भूमि की इकाई 1 लें और श्रम की इकाई 1 लें तो कुल उत्पादन 4 होता है, सीमांत उत्पादन भी 4 है। यदि से हमने भूमि की इकाई हमारा शिथिल साधन इसलिए 1 ही रहेगा, श्रम की इकाई परिवर्तनशील इसलिए जो 2 हो गया है और कुल उत्पादन 10 हो गया है, तो हमारा सीमांत उत्पादन हमारा 10 में से 4 का 6 है। इसके बाद अगला आपका तीसरी इकाई लगाने से कुल उत्पादन का 18 हुआ, 18 से 8 हो गया। और अगले आपने लगाई है 28, तो इसमें से 28 में से 10 घटाया आपका 18 घटाया आपका 10 बच गया। इसके बाद आपका बढ़ रहा है, 5वीं इकाई लगाने से 40 हुआ, तो आपका पीछे 4 इकाइयों में 28 था और 5वीं इकाई लगाने से 40 हुआ, तो 40 में से 28 गया आपका 12 हुआ। इसका मतलब आपका उत्पादन बढ़ रहा है, पहले 4 था, फिर 6, 8, 10 और 12। इस तालिका से ज्ञात होता है कि जब भूमि के शिथिल मात्रा में श्रम के अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, भूमि की शिथिल मात्रा के साथ श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। परिवर्तनशील कार्य का सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। जैसे कि ये रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, कार्य के बढ़ती प्रतिफल, जो पहला चित्र है वो आपका टोटल प्रोडक्शन का है, जिसमें हर इकाई उत्पादन लगाने से उत्पादन बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रकार जो दूसरा है वो आपका सीमांत उत्पादन का है, ये भी टोटल इकाई सीमांत वो MP है, वो भी आपका बढ़ता जा रहा है। रेखा चित्र के दृश्य से ज्ञात होता है कि कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है और साथ ही परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति प्रकार या साधन कार्य के बढ़ते प्रतिफलन को दर्शाती है। इसके कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्यों ऐसा लागू होता है? तो काज ऑफ द इंक्रीज इन रिटर्न टू फैक्टर। सबसे पहला कारण है शिथिल कारक। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में उत्पादन के साधन जैसे भूमि, मशीन का पूर्ण प्रयोग नहीं होता और उसके पूर्ण प्रयोग के लिए परिवर्तनशील कारक जैसे श्रम की अधिक इकाइयों की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कारक के कारण अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादक को कार्य के बढ़ते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। दूसरा, परिवर्तनशील कारक की कुशलता में वृद्धि। परिवर्तनशील कारक जैसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से प्रक्रिया आधारित श्रम विभाजन संभव हो जाता है। इसके लिए फलस्वरूप कार्य की कुशलता में वृद्धि होती है और सीमांत उत्पादकता बढ़ती है। तीसरा इसका रीज़न है कारकों में उचित समन्वय। उत्पादन के शिथिल साधनों के साथ परिवर्तनशील कारकों के अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से शिथिल और परिवर्तनशील कारकों में समन्वय स्थापित होता है, जिसके कारण उत्पादन बढ़ता जाता है। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है, कारक के समान प्रतिफल। ये सदा बढ़ती प्रतिफल लागू नहीं हो सकते। एक स्टेज के बाद ज्यों-ज्यों हम इकाइयाँ अधिक लगाते जाएंगे तो समान प्रतिफल के नियम लागू होंगे। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर वे क्या हैं उसके बारे में जानते हैं। कारक के समान प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उसके सीमांत उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। इस स्थिति में सीमांत उत्पादक शिथिल हो जाता है और इसके फलस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि समान दर से होती रहती है। अन्य शब्दों में उत्पादन समान लागत पर होता है। हेंस के शब्दों में कारक के समान प्रतिफल के नियम के अनुसार कारक के समान प्रतिफल उस समय प्राप्त होते हैं जब परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उत्पादन में समान दर से वृद्धि होती है, कुल उत्पादन समान दर से। जिसकी व्याख्या
कार के समान प्रतिफल की व्याख्या में एक नीति तालिका से आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे भूमि की इकाइयों में एक एक है, इकाइयाँ उत्पादन इकाई 1 2 3 4 5 बढ़ा रहे हैं हम। जैसे उत्पादन पहली इकाई से 5 है, दूसरी इकाई लगाने से 10 हुआ, तो यानी 10 में से 5 गया, 5 बचा। तीसरी इकाई लगाने से 15 हुआ, तो यह 15 में से 10 गया, 5 बचा। अगले अतिरिक्त लगाने से 20 हुआ, तो 20 से पहले हमारा 15 था, 20 में से 15 गया, 5 बचा। हर बार 5 बच रहा है आपका। तालिका से स्पष्ट है, जैसे भूमि की अतिरिक्त इकाइयों के साथ श्रम की इकाइयाँ अधिक का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन समान दर से बढ़ता है, अर्थात सीमांत उत्पादन स्थिर रहता है। तो इसका रेखा चित्र हम इस प्रकार से दिखाएंगे आपको। सामने आपके रेखा चित्र ये देखिए। तो जो चित्र है ये मैंने टीपी का कुल चित्र है बनाया हुआ है, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन का क्लास का। पहला चित्र है, इसमें टीपी बढ़ती हुई दर से आपको दिखाई दे रहा है, बट जो एमपी है वो दूसरे चित्र में आपका बिल्कुल समान है, हर इकाई में समान दर से बढ़ रहा है। 5 ही है, 5 से ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए इसे कार के समान प्रतिफल कहते हैं। इसके बाद रेखा चित्र टीपी कुल उत्पादन ऊपर की ओर सीधी रेखा उठ रहा है, इससे ज्ञात होता है कि कुल उत्पादन समान दर से बढ़ रहा है। साथ ही समान उत्पादन वक्र से ज्ञात होता है कि परिवर्तनशील काल का समान उत्पादन स्थिर है। कार के समान प्रतिफल के नियम के लागू होने के क्या कारण है? पहला कारण है शिथिल कारक का अनुकूलतम प्रयोग। जब शिथिल कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयाँ प्रयोग करने से उत्पादन में वृद्धि होती है, तो एक ऐसी स्थिति भी आती है जब शिथिल कारक का अनुकूलतम प्रयोग होने लगता है। इस अवस्था में परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है और शिथिल रहता है। आदर्शात्मक अनुपात, जब शिथिल अनुपात और परिवर्तनशील अनुपात प्रयोग किया जाता है, तो समान प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कारक का सीमांत उत्पादन अधिकतम और शिथिल रहता है। यह आदर्श कारक का अनुपात क्या होता है? जब शिथिल तथा परिवर्तनशील कारक का आदर्श अनुपात प्रयोग किया जाता है, यानी जो श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है उसका प्रयोग हो जाता है, तो समान प्रतिफल की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में कारक का सीमांत उत्पादन अधिकतम और शिथिल रहता है। तीसरा, परिवर्तनशील कारक का कुशलतम प्रयोग। जब शिथिल कारक के साथ परिवर्तनशील कारक की बढ़ती हुई इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, तो एक ऐसी भी स्थिति आती है जिसमें सबसे अधिक उपयुक्त श्रम विभाजन संभव होता है। इसके फलस्वरूप परिवर्तनशील कारक श्रम जैसे अधिक कुशलतम प्रयोग होता है। इसका जो अगला है आपका कारक के घटते प्रतिफल के नियम, जिसे हम ह्रासमान प्रतिफल का नियम भी कहते हैं। डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर आर लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न। कारक के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल का नियम वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, जबकि शिथिल कारक की एक निश्चित इकाई के साथ परिवर्तन करने के अधिक इकाइयों का प्रयोग करने से होता है। इस स्थिति में परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन कम होता जाता है। अन्य शब्दों में सीमांत उत्पादन की लागत बढ़ती जाती है। बहनम के शब्दों में, कारक के घटते प्रतिफल के नियम के अनुसार जैसे जैसे कारकों के संयोग में किसी एक कारक के अनुपात को बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे एक सीमा के बाद, यहाँ एक शब्द यूज है वैसे वैसे, इस पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शुरू में बढ़ता है, फिर समान होता है, फिर घटता है। वैसे वैसे एक सीमा के बाद उस कारक का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है। कारक के घटते प्रतिफल या ह्रासमान प्रतिफल के नियम को हम एक चित्र और एक सारणी द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये सारणी आपके सामने दी हुई है। भूमि की इकाई वहीं समान है, श्रम की इकाइयों में हम परिवर्तन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं एक करके। कुल उत्पादन जैसे पहली इकाई से 5 है, दूसरी से 8 है, तो यानी 8 को आप 2 से भाग देंगे, तो आप ये 8 में सॉरी हमने सीमांत उत्पादन निकालना है, 8 में से 5 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। और तीसरी इकाई यदि हम यूज करेंगे भूमि के साथ एक इकाई के साथ, तो हमारा उत्पादन होगा 10। 2 से कितना था? 8 था, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, ये और भी घट गया। आपका उत्पाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। आगे आपका उत्पाद 10 व 11 है, चौथी इकाई से, तो 11 में 10 का 1 आया, फिर आपका शिथिल हो जाता है, 11 में से 11 गया, आपका 0 हो गया। यहाँ तक आपका शिथिल अनुपात, और इसके बाद फिर आपका अनुपात और ज़्यादा इकाई लगाई, छठी इकाई लगाई, तो आपका 11, 10 में से 11 गए, -1 आ गया, यानी घट रहा है। यदि आपने सीमांत इकाई ध्यान से देखें तो आप 5, 3, 2, 1, 0 और -1, यानी घटती हुई दर से हो रहा है। तालिका से ज्ञात है जैसे भूमि की इकाइयों के साथ श्रम की अधिक इकाइयाँ प्रयोग किया जाता है, तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। बढ़ता जरूर है, बट घटती दर से बढ़ता है, और 5वीं इकाई के बाद तो गिरना आरंभ हो जाता है। परिवर्तनशील कारक
अर्थात श्रम की सीमांत उत्पादन घटता जाता है। एक बिंदु के बाद यह जीरो तथा ऋणात्मक भी हो जाता है, जिसे हम चित्र द्वारा आपके सामने दिखाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, पहले बढ़ता है, फिर समान होता है और फिर घटना भी टीपी शुरू हो जाता है। बट जहाँ पर ये बढ़ता है तो वो घटती हुई दर से बढ़ता है। आपका जो एमपी है वो घट रहा है, और जहाँ पर ये अधिकतम होता है वहाँ पर आपका एमपी शून्य है, और जब ये घटना गिरना शुरू हो जाता है तो ये सीमांत उत्पादक आपका ऋणात्मक हो रहा है। आप इन चित्रों से देख रहे हैं, रेखा चित्र से यह ज्ञात होता है कि कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है और पी बिंदु के बाद गिरना आरंभ हो जाता है, और साथ ही सीमांत उत्पादक वक्र से यह ज्ञात होता है कि परिवर्तनशील कारक सीमांत उत्पादक घटता जा रहा है। अब इसके घटने के कारण क्या है? प्रतिफल यानी घटते प्रतिफल के नियम लागू होने के कारण क्या? नंबर एक तो उत्पादन के शिथिल कारक। इस नियम के लागू होने का मुख्य कारण ये है कि उत्पादन का कोई न कोई कारक शिथिल जरूर होता है। जैसे कि हम शुरू में कह के चलें कि इसमें एक साधन शिथिल होता है, बाकी भी परिवर्तनशील होता है। जब यह कारक परिवर्तनशील कारकों के साथ प्रयोग में लाया जाता है, परिवर्तनशील कारकों की तुलना में इसका अनुपात बहुत कम हो जाता है। इसलिए परिवर्तनशील कार्य किए अतिरिक्त इकाई को शिथिल कारक की इकाइयाँ कम के साथ उत्पादन करना पड़ता है, तो परिवर्तनशील लागत का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है। दूसरा है पूर्ण कारक स्थापन। श्रीमती जॉन्स रॉबिन्स के अनुसार घटते प्रतिफल के नियम के लागू होने का मुख्य कारण कारकों में पाई जाने वाली अपूर्ण स्थापनता है। एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए जब शिथिल कारक का कुशलतम प्रयोग होने लगता है तो उसके स्थान पर किसी दूसरे कारक का स्थापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो शिथिल है। इसके फलस्वरूप परिवर्तनशील कारकों को शिथिल कारकों का अनुपात उचित नहीं हो पाता है और परिवर्तनशील कारक का सीमांत उत्पादन कम होने लगता है। तीसरा कारण है कारकों की कम समन्वयता। शिथिल कारकों के साथ परिवर्तनशील कारक के निरंतर बढ़ते हुए प्रयोग के कारण उनमें आदर्श कारक अनुपात नहीं रह पाता। इसके फलस्वरूप परिवर्तनशील लागत शिथिल कारकों का समन्वय नहीं रह पाता, जिसके कारण उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और तालमेल भी घट जाता है। परिवर्तनशील कारक का सीमांत और कम उत्पाद अधिक कम होने लगता है और उसकी लागत है वो बढ़ने लग जाती है। नियम का लागू होना, एप्लीकेबल ऑफ द लॉ। कारक के घटते प्रतिफल के नियम के लागू होने के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है। मार्शल ने इस धारणा को अपने शब्दों में व्यक्त किया है, जहाँ प्रकृति द्वारा उत्पादन किए जाने वाले योगदान में घटते प्रतिफल की प्रवृत्ति होती है, वहाँ मनुष्य द्वारा उत्पादन में किए जाने वाले योगदान में बढ़ते प्रतिफल की प्रवृत्ति होती है। यह इस कथन से हम इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कृषि में प्रकृति का योगदान उद्योगों की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए कृषि पर या खेतीबाड़ी पर रखे प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसके विपरीत उद्योगों पर मनुष्य का योगदान अधिक होता है। इसलिए परिवर्तनशील कारक के बढ़ते प्रतिफल के नियम लागू होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह धारणा उचित नहीं है। उनके अनुसार इस नियम के लागू होने का मुख्य कारण किसी एक कारक का शिथिल रहना है। यह शिथिल कारक केवल भूमि हो सकती है, कारखाना, मछली पालन या भवन नहीं होते, बल्कि मशीनें, कच्चा माल आदि भी हो सकते हैं। इसलिए यह उत्पाद के प्रत्येक क्षेत्र कृषि, खनिज, उद्योग आदि में लागू होता है। कृषि में यह अन्य क्षेत्रों में जल्दी लागू होने लगता है। प्रवृत्ति अनुपात का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम। आधुनिक अर्थशास्त्रियों को उपरोक्त तीनों प्रवृत्तियों के स्थान पर प्रवृत्ति के अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार अल्पकाल में जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो प्रवृत्ति के नियम का अनुपात लागू होता है। उत्पादन में जब उत्पादन कारक की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो कारकों के अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है। कारकों के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन की मात्रा में विभिन्न दरों में परिवर्तन होता है। अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को प्रवृत्ति के अनुपात का नियम कहा जाता है। प्रवृत्ति अनुपात के नियम के अनुसार जब उत्पादन का केवल एक कारक परिवर्तनशील होता है तो अन्य कारक शिथिल होते हैं, तो उत्पादन में परिवर्तनशील कारक के अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर समान अनुपात में बढ़ता है और उसके बाद घटते अनुपात में बढ़ता है। इसे प्रवृत्ति के अनुपात का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहा जाता है। लेफ्टिनविच के अनुसार प्रवृत्ति अनुपात का नियम बताता है कि यदि प्रति इकाई नियमानुसार एक कारक की मात्रा में समान इकाइयों में वृद्धि की जाती है तो अन्य कारकों में मात्रा स्थिर रखी जाती है, तो वस्तु में कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन एक बिंदु के बाद उत्पादन की वृद्धियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। एसम्पशंस क्या मान्यताएँ क्या हैं? इस नियम की मुख्य मान्यता निम्न प्रकार से: नंबर एक, उत्पादन फलन शिथिल अनुपात प्रकार का नहीं है। इसके विपरीत यह परिवर्तनशील अनुपात का प्रकार का है। इसका अभिप्राय यह है कि शिथिल कारक के साथ परिवर्तनशील कारक का अधिक मात्रा में प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जाता है। परिवर्तनशील कारक की सभी इकाइयाँ समरूप हैं, समान रूप से कुशल हैं, इसका एक करके प्रयोग किया जाता है। उत्पादन के कुछ कारक शिथिल हैं, इसलिए उत्पादन में वृद्धि केवल परिवर्तनशील कारकों में ही वृद्धि
करके की जा सकती है। इस नियम में सबसे महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि उत्पादन के तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन होने से इस नियम को लागू होने से रोका जा सकता है, क्योंकि उत्पादन की तकनीकी में सुधार होने से पहले जितने कारकों से भी अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है या कम कारकों से भी पहले इतना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। प्रवृत्ति नियम के अनुपात की व्याख्या, एक्सप्लेन ऑफ द लॉ ऑफ द एक्स वेरिएबल। तो हम एक तालिका और एक चित्र की सहायता से इसको कर रहे हैं। आपके सामने ये देखिए भूमि की इकाइयाँ हैं, श्रम की इकाइयाँ हैं। पहले अवस्था में पहले बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। सीमांत उत्पादन 2, 3, 4 है। यहाँ बढ़ रहा है अनुपात, ये तो बढ़ते प्रतिफल के नियम के लागू इस अवस्था में इसको पहली अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था में देखिए आप 4, 5, 6 इन इकाइयों के प्रयोग करने से अनुपात 11, 12 और 12 हैं। यहाँ आपका सीमांत उत्पादन है वो घट रहा है, पहले में बढ़ रहा था। यहाँ आपका ये दूसरी अवस्था है क्योंकि इसमें समान अनुपातक हैं, माइनस में नहीं गया ये। और तीसरी अवस्था है जहाँ पर उत्पादन फिर सीमांत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है, जैसे 12 के बाद दोनों के दोनों घटने शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार यह तालिका इस मान्यता पर बनाई गई कि भूमि के उत्पादन का क्षेत्र साधन और श्रम इकाइयों का कारक है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रवृत्तिशील कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है। उत्पादन की पहली अवस्था में जैसे जैसे किसी कारक की बढ़ाई जाएगी, मात्रा बढ़ाई जाएगी तो सीमांत उत्पादन में वृद्धि होगी। दूसरी अवस्था में उत्पादन कारक की मात्रा बढ़ाने से उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, परंतु सीमांत उत्पादन में कमी होती जाती है। तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन में कमी होती है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो ऊपर ये आपने देखा था, इससे ये आपको निष्कर्ष निकले हैं। यहाँ एक चित्र उपलब्ध न होने के कारण मैं चित्र को नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप ये प्रश्न देखिए। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी करने की। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक अच्छी लगी होगी वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दूसरे छात्र साथियों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं ताकि ठीक है या नहीं है, ताकि और अधिक अच्छी वीडियो बनाई जा सके। धन्यवाद।